नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज यूट्यूब चैनल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि विवाद को लेकर एक अहम फैसला सुनाया जो प्रदेश के राजस्व प्रशासन में एक बड़ी दिशा तय कर सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि उप विभागीय मजिस्ट्रेट एसडीएम को किसी व्यक्ति की भूमि का मालिक घोषित करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार न तो प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत आता है और न ही एसडीएम को यह घोषणा करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की एकल पीठ ने जयराज सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई के दौरान की। याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में दी गई भूमि पट्टे और उस पर दीर्घकालिक कब्जे के आधार पर पूर्ण भूमिधरी अधिकार प्रदान किए जाने की मांग करते हुए अदालत से आदेश की प्रार्थना की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क था कि समय के साथ याचिकाकर्ता ने उस भूमि पर वैधानिक अधिकार प्राप्त कर लिए हैं और अब उन्हें हस्तांतरित भूमिधर के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन न्यायालय ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह निर्णय किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा एक तरफा नहीं लिया जा सकता, विशेष रूप में जब विवाद की स्थिति हो। अदालत ने कहा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 144 के तहत यदि किसी भूमि के स्वामी पर विवाद है तो उस पर निर्णय सिर्फ उचित वाद प्रक्रिया के तहत ही लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार और संबंधित ग्राम पंचायत को आवश्यक पक्षकार के रूप में शामिल करना अनिवार्य है। केवल याचिकाकर्ता के आवेदन पर प्रशासनिक स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। न्यायालय ने कहा, भले ही याचिकाकर्ता ने भूमि पर दीर्घकालिक कब्जे और कुछ पूर्व कार्यवाहियों के आधार पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने का दावा किया हो, लेकिन ऐसा कोई भी दावा तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि उचित न्यायिक प्रक्रिया द्वारा यह सिद्ध न हो जाए। इस निर्णय से स्पष्ट हो जाता है कि भूमि स्वामित्व वाले संवेदनशील और विवादास्पद मामलों में एसडीएम जैसे प्रशासनिक अधिकारी केवल प्रक्रियात्मक भूमिकाओं में रह सकते हैं, न कि स्वामित्व संबंधी निर्णायक भूमिका में। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्णय न केवल भूमि विवादों को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, बल्कि प्रशासनिक दखल को सीमित करते हुए संवैधानिक प्रक्रिया को भी सशक्त करेगा। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में ऐसे कई मामलों की सुनवाई की दिशा तय करेगा जहां स्थानीय प्रशासन द्वारा भूमि स्वामित्व को लेकर विवादास्पद आदेश दिए जाते रहे हैं। यह निर्णय उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं कृषि सुधार अधिनियम और राजस्व संहिता 2006 के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से लागू करने का मार्ग प्रशस्त करता है। वहीं दूसरी खबर, भारत भर के पत्रकारों के लिए कानूनी प्रक्रिया ही सजा बन रही है। यह खुलासा मंगलवार को जारी एक नई रिपोर्ट में हुआ। यह रिपोर्ट क्लूनी फाउंडेशन फॉर जस्टिस के ट्रायल वॉच इनिशिएटिव, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली और कोलंबिया लॉ स्कूल के ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। इसमें बताया गया कि पत्रकारों को आपराधिक मामलों में फंसाने की प्रक्रिया में हर चरण को लंबा खींचा जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाई और डर, चिंता जैसी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनके निजी व पेशेवर जीवन में गंभीर बाधाएं आती हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस, अ स्टडी ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट जर्नलिस्ट अक्रॉस स्टेट इन इंडिया शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 244 मामलों में से 65% से अधिक 30 अक्टूबर 2023 तक भी पूरे नहीं हुए थे। इसके अलावा 40% में मामलों की पुलिस ने जांच पूरी नहीं की थी और केवल 16 मामले 6% में ही मुकदमे का अंतिम निपटारा हुआ, जिसमें दोषसिद्धि या बरी होना शामिल है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि छोटे शहरों या कस्बों में काम करने वाले या स्थानीय समाचार संस्थानों में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की गिरफ्तारी की संभावना बड़े शहरों में काम करने वालों की तुलना में कहीं अधिक थी। रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों को न्याय प्रणाली का अनुभव उनके स्थान और सामाजिक स्थिति के आधार पर भी अलग अलग होता है। जहां महानगरों में पत्रकारों की गिरफ्तारी कुल मामलों में 24% थी, वहीं छोटे शहरों कस्बों में यह आंकड़ा 58% तक पहुंच गया है। यह इस बात से जुड़ा था कि पत्रकारों को न्याय कितनी पहुंच मिलती है और भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि बड़े शहरों में रहने वाले पत्रकारों को 65% मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली, जबकि छोटे शहरों में यह राहत केवल मात्र 3% पत्रकारों को ही मिल सकी। रिपोर्ट के अनुसार इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि यह राहत अक्सर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई, जिसके एकमात्र पीठ
दिल्ली में है। हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने वाले पत्रकारों को अंग्रेजी में काम करने वाले पत्रकारों की तुलना में अधिक प्रतिकूल अनुभव का सामना करना पड़ा। हमारे डेटा यह समझने में मदद करते हैं कि यदि प्रक्रिया ही सजा है तो यह सजा दिल्ली से दूर के अनुपात में बढ़ जाती है। यह अध्ययन एक नए डेटा सेट के विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 427 पत्रकारों के खिलाफ दर्ज 423 आपराधिक मामलों की जानकारी शामिल है। इसमें 2012 और 2022 के बीच पत्रकारों के खिलाफ दर्ज 624 आपराधिक घटनाएं शामिल हैं। रिपोर्ट के लिए 48 पत्रकारों का साक्षात्कार लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों के खिलाफ मामले उनकी पत्रकारिता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। 58% पत्रकारों ने आर्थिक तंगी झेलने की बात कही। 56 ने डर या चिंता की भावना जताई। 73% ने कहा कि इसका उनके निजी जीवन पर असर पड़ा है और 56% ने कहा कि इससे उनके करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा पत्रकारों के परिवारों को भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। मेरे गिरफ्तारी के बाद मेरा परिवार बहुत परेशान हुआ, खासकर मेरे छोटे बच्चे जो बहुत चिंतित थे। इस तरह के केस सिर्फ एक व्यक्ति को निशाना नहीं बनाते, ये पूरे परिवार को तोड़कर रख देते हैं। अंततः ये आपको घुटनों पर ला देते हैं। एक पत्रकार ने अध्ययनकर्ताओं से कहा। ट्रायल वॉच की कानूनी निर्देशक स्टीफन टाउनली ने कहा, हमारा लक्ष्य यह उजागर करना है कि विभिन्न देशों और सरकारों द्वारा पत्रकारों को निशाना बनाने और अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित करने के लिए किस तरह के नए तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। यह रिपोर्ट वैश्विक बहस में एक नया दृष्टिकोण जोड़ती है और भारतीय संदर्भ में महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराती है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोफेसर अनूप सुरेंद्रनाथ, जिन्होंने इस अध्ययन का नेतृत्व किया, उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट का संवैधानिक महत्व बहुत गहरा है। यह दिखाता है कि कैसे संविधान द्वारा संरक्षित प्रेस की स्वतंत्रता को सामान्य आपराधिक कानून और प्रक्रिया के जरिए छीड़ किया जा रहा है। रिपोर्ट आगे कहती है कि पत्रकारों के खिलाफ मामले आमतौर पर अस्पष्ट होते हैं और भारत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वैधानिक संरक्षण की अनदेखी करते हैं। नया भारतीय दंड संहिता BNS जो 2024 में लागू हुई, उसने भी इस अस्पष्ट कानूनों में कोई खास सुधार नहीं किया है। इससे संकेत मिलता है कि इस कानूनों के दुरुपयोग की संभावना अब भी बनी हुई है। इसके अलावा BNS में एक नया अस्पष्ट प्रावधान जोड़ा गया है, धारा 195(1)D, जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक सूचना को अपराध बनाती है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि भारत में पत्रकारिता करना खतरे का काम है। सिर्फ पेशेवर पत्रकार ही नहीं, बल्कि व्हिसिलब्लोअर, सिटीजन जर्नलिस्ट और अन्य लोग भी इस खतरे को अभियोजन की आशंका के दायरे में आते हैं।